हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अतीत और उसके अलावा जो हमारा राजस्थान है उनकी बुक्स कंप्लीट हो गई हैं। तो आज से हम जो ये बुक है, हाँ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 6 की पुस्तक है, पॉलिटी की है। तो आज से हम ये बुक स्टार्ट करेंगे। तो इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो हमारे रीड और सेकंड ग्रेड इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 9 में से सिर्फ 5 चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो हम सिर्फ उन 5 चैप्टर को ही पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे इसमें, जिसका नाम है सरकार क्या है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम ये पढ़ेंगे। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक, राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है। हम सरकार के बारे में, उनके प्रकार और कार्य सभी के बारे में पढ़ेंगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, और सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। जो आम जन की जो समस्याएं होती है और उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं, उन सबको सरकार का दायित्व होता है कि वह उनको टाइम पर पूरा करवा दे, जिससे आम जन को कोई भी परेशानी न हो। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे कि सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग माना जाता है। यह लाइन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के जरिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार का दायित्व सिर्फ आम जन के ही अलावा जो देश विदेश और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं या फिर उनके साथ जो संबंध हैं वो भी अच्छे रखे जाते हैं, ताकि समय पड़ने पर वो एक दूसरे की सहायता कर सकें। और क्योंकि हमारे देश में सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देश के बाहर से भी, जो बाहरी देश है, उनसे आयात की जाती है। तो इस प्रकार उनसे संबंध भी अच्छे रखने पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि सरकार के ही अंग हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट, वो दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम जो सरकार के अंतर्गत आता है, और भारतीय रेल। अब दिया हुआ है सरकार के स्तर कि सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है। यह 3 स्तर पर कार्य करती है। एक तो होता है स्थानीय स्तर, जिसमें ग्राम पंचायतें, नगर निगम वगैरह को शामिल किया जाता है। उसके बाद होता है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री।
और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेवार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार के ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पे ये लाइन इम्पोर्टेंट है। सरकार के कितने स्तर हैं, तो इसके 3 स्तर हैं, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के काम के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ये भारत का मैप दिया हुआ है और सभी की राजधानी की बताया गया है, और इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय और राज्यीय जो सीमा है उनको भी दर्शाया गया है। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आंध्र प्रदेश राज्य है के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इनसे क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है सरकार एवं कानून। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि सरकार किस किस प्रकार के कानून लागू को करती है और ये कानून किन पर लागू किए जाते हैं, इन कानूनों के क्या क्या नियम होते हैं और सरकार और इनके बीच कैसा संबंध होता है। सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोगों को ये कानून मानने होते हैं। यह नहीं है कि यह कानून है जो सिर्फ सरकार पर ही लागू होते हैं, बल्कि जितने भी आम जन हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी पर सरकार के द्वारा बनाए गए कानून है वो लागू होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसी ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना देना पड़ता है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। जो हमारा भारत है वहाँ पर भी लोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि हमारे आम जन के द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन ले जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। यह यहाँ पे सरकार के प्रकार दिए हुए हैं, जैसे एक तो लोकतंत्रीय सरकार होती है, एक राजतंत्रीय सरकार होती है, उसके अलावा एक तानाशाही सरकार होती है। जो तानाशाही होती है उसमें एक व्यक्ति जो कि अपना निर्णय सभी पर थोपता रहता है, और जो राजतंत्रीय सरकार होती है उसमें राजा या रानी ही सभी निर्णयों को लेते हैं और उसके साथ साथ वह नियमों को आमजन पर थोप देते हैं। जो लोकतंत्रीय सरकार होती है इसमें आमजन के द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास ही रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण किसी की नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत
है। अब दिया हुआ है सरकार के प्रकार कि सरकार कितने प्रकार की होती है। सरकार को निर्णय लेने व कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। सबसे पहले है लोकतांत्रिक सरकार, जो कि हमारे देश में है। भारत एक लोकतंत्र देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों का बनाने और भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। हमारे देश में भी जो 18+ के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को, उसमें महिलाएं और पुरुष सभी को शामिल किया जाता है और उन सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष ही बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। इसलिए जनता से संगठित होकर इस अधिकार की मांग की थी। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया था। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई थी। 1931 में जो यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। जो गांधी जी है उनके द्वारा यंग इंडिया नाम की पत्रिका चलाई गई थी, जो कि 1931 में चलाई गई थी। और उनकी इस पत्रिका में ही गांधी जी ने यह विचार दिया था। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप व अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी थी। इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो महिलाओं के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था या फिर जो आंदोलन छेड़ा गया था, उस आंदोलन को ही महिला मताधिकार आंदोलन का नाम दिया गया था। और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में लड़े थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया था जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया तो लोगों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह की महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की
साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया था। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर बैठी थी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में 1928 में मिला था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप ये बताओगे कि जो गांधी जी हैं वह भारत कब आए थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी और उनकी मृत्यु में किसका हाथ था। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आप मेरे को ये क्वेश्चन बताओगे। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।